स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस के बारे में। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अपने वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसको अपनों पढ़ लिया था काफ़ी हद तक, फोटोसिंथेसिस तक अपनों पढ़ लिया था इसको, फोटोसिंथेसिस तक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस तक अपनों पढ़ लिया था। फोटोसिंथेसिस के बाद में जो इसके बाद में जो टॉपिक है वो है फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने, जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करने वाले। देखिए, जो फर्स्ट फैक्टर आपके बुक के अंदर है वो है लाइट की इंटेंसिटी, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखिए फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर अपना हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, अपना फूड खुद बनाता है तो उसको फूड बनाने के लिए लाइट चाहिए, और लाइट मिलती है इसको सन से। ठीक है, तो ये जो आपका सन है इससे सनलाइट इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, ये जो सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, अगर इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, सपोज सनलाइट की क्वांटिटी ज्यादा आने लग जाए, तो जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, then surely the rate of photosynthesis will be increased। ठीक है, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी जब अपने क्या है इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर अपने इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा दे, वेरी हाई पोजीशन पे तो ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर है वो लिमिटेड हो जाएगा, आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड आपका टॉपिक है, इसके अंदर ही जो सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट करने वाला है वो है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास के अंदर, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि लाइट है वो एक पैटर्न के अंदर चलती है, एक बैंड के अंदर चलती है। जो व्हाइट लाइट अपने यूज में लेते हैं या जो अपने को मिलती है वो एक पैटर्न के अंदर चलती है, उसका ये पैटर्न होता है विबग्योर। ओके, ठीक है, अगर प्लांट के ऊपर ब्लू और रेड इन दोनों कलर की लाइट जाती है या इस एनर्जी की लाइट अगर जाती है तो जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बढ़िया होगा या बढ़ जाएगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बढ़िया होगा या बढ़ जाएगा या इंक्रीज होगा कब, जब या तो रेड और या ब्लू दो टाइप्स की लाइट जाएगी तब। ठीक है, और अगर इन दो कलर्स के अलावा कोई भी कलर जाता है तो आपकी जो लाइट है, जो आपकी रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल मीनिंग के अंदर रेड और ब्लू कलर की लाइट जब गिरेगी प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर, तब आपकी फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, और कोई अदर कलर जाएगा तब उसकी लाइट रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दो टॉपिक हो गए, उसके बाद में जो थर्ड टॉपिक आपका है इसके अंदर, थर्ड जो फैक्टर है थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जानने से पहले आपको एक थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है, ठीक है, तो एक रिएक्शन होती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, गैस के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया। ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। लेकिन
ये जो ग्लूकोज जो बना है आपका, उसका सभी पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन होना और उसका स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर करना, उसको स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर करने की जो प्रोसेस है वो होती है नाइट के अंदर, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, फूड मेकिंग जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन, और जो फूड की जो स्टोरिंग प्रोसेस है उसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो लाइट रिएक्शन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन तो बेसिकली वही टेम्परेचर की प्रेजेंस के अंदर ही है, तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि लाइट रिएक्शन के ऊपर नो चेंज, लाइट रिएक्शन के ऊपर नो चेंज। ओके, और लाइट रिएक्शन के ऊपर तो नो चेंज रहेगा, बट अगर डार्क रिएक्शन की बात करें क्योंकि ये नाइट के अंदर होती है और आपको पता है ऑब्वियसली नाइट के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, टेम्परेचर लो होता है। अगर इसको बढ़ा दे, फोर्सफुली अगर इसको बढ़ा दे, तो जो डार्क रिएक्शन की जो टाइमिंग है या जो रेट है, डार्क रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ डार्क रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डार्क रिएक्शन कम हो जाएगी, यानी कि डार्क रिएक्शन की प्रोसीड होने की पावर कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो लाइट रिएक्शन यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर तो नो चेंज, लेकिन जो डार्क रिएक्शन फूड स्टोरिंग प्रोसेस है वो आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद में आपका है फोर्थ, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्वांटिटी के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्वांटिटी के ऊपर। अब अगर आप देखिए कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है, अगर वो ही कम क्वांटिटी के अंदर है, ये दोनों ही अगर कम क्वांटिटी के अंदर है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ऑब्वियस सी बात है कम क्वांटिटी के अंदर बनेगा। और अगर प्रोडक्ट कम क्वांटिटी के अंदर बन रहा है तो उसकी रेट क्या होगी? कम होगी। अगर CO2 और CO2 और H2O की क्वांटिटी अगर कम है तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम होगी। ठीक है, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम होगी। तो मैंने अब तक बताया सिर्फ आपको यही है कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर कम होगी तो रिएक्शन की रेट कम होगी, अगर इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात की तो नेचर अगर रेड और ब्लू कलर की लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस इजीली और वेल डिफाइन होगा। अगर उसके अलावा कोई भी कलर होगा तो आपकी जो रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपने बात की CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्वांटिटी के ऊपर। अगर इनकी क्वांटिटी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है कम होगी। लास्ट में अपने बात कर ली है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में बात करने के लिए अपने को दो रिएक्शन का पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। और अगर डार्क रिएक्शन है और फूड जो स्टोरिंग प्रोसेस है उसके अंदर अगर अपने टेम्परेचर फोर्सफुली इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ डार्क रिएक्शन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेनली आपके फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। इसके अलावा दो तीन फैक्टर और हैं, जैसे कि देखिए जो लीफ की जो एज है, लीफ की जो एज है वो भी डिपेंड करती है। अगर उसकी एज कम है तो वो बेटर करेगा काम अपने फोटोसिंथेसिस का, और अगर उसकी एज ज्यादा है तो वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है तो उसकी वर्किंग प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल की क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी अगर मात्रा ज्यादा है तो भी आपकी रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा इजीली होगी। ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करेगा तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होगी। तो इसका और इसका बहुत रोल, बड़ा रोल तो नहीं है लेकिन इनर फैक्टर हैं ये जो इफेक्ट करते हैं इसको फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वहां अपने को ये बताना है कि फूड तो बन गया, ठीक है, CO2 H2O ये सब यूज करके आपका फूड बन चुका है,
लेकिन फूड के अलावा भी जो बॉडी को बिल्ड करने के लिए, प्लांट की जो बॉडी है उसको बिल्ड करने के लिए और भी तो फैक्टर चाहिए, जैसे प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बनता है और प्लांट के अंदर ये कैसे बनेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। तो इसकी जो हेडिंग आपकी बुक के अंदर है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन करना है बेसिकली नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ अपने को ये बताना है कि देखिए कि CO2, O2 और H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, इन तीनों का यूज करके अपनों ने फूड बना लिया, ठीक है। फूड बना लिया, प्लांट का फूड तो बन गया, लेकिन जो प्लांट की बॉडी है उसको बिल्ड करने के लिए अपने को चाहिए प्रोटीन, उसको बिल्ड करने के लिए अपने को चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर होती है नाइट्रोजन, ठीक है। प्रोटीन के अंदर होती है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए, प्लांट को ये नाइट्रोजन चाहिए, पर प्लांट कैसे लेगा इसको? देखिए आपका जो प्लांट है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट टच के अंदर होता है, और एनवायरनमेंट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है, लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन है। तो प्लांट डायरेक्टली इसको क्यों नहीं लेता है? प्लांट इसको डायरेक्टली क्यों नहीं लेता है लीफ के थ्रू? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस ही है एक, ये भी तो गैस ही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको इजीली कंज्यूम कर रहा है, तो नाइट्रोजन को क्यों नहीं लेता? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड तो इजीली ले लेता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेता है लीफ के थ्रू, ऐसा क्यों? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। अब देखिए ये नाइट्रोजन डायरेक्टली तो ये यूज नहीं कर सकता, बट अब ये कैसे यूज करेगा? इसके लिए आपके पास दो मेथड है, इसके लिए दो मेथड है। कौन कौन से? फर्स्ट बात अगर अपने देखिए कि नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा? नाइट्रोजन को सॉल्युबल साल्ट की फॉर्म में लेना शुरू कर देगा, सॉल्युबल साल्ट की फॉर्म में। सपोज नाइट्रोजन का सॉल्युबल साल्ट कौन सा है प्लांट के लिए? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये नाइट्रोजन के सॉल्युबल साल्ट हैं और इनको प्लांट इजीली ले लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हैं, खेती वाले बैकग्राउंड से हैं, तो आपको पता होगा कि खेत के अंदर यूरिया डाला जाता है, इसलिए कि प्लांट को जो नाइट्रोजन है वो इजीली मिल जाए, प्लांट को नाइट्रोजन इजीली मिल जाए यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये कर सकता है कि सॉइल से सॉल्युबल साल्ट की फॉर्म में इसको कंज्यूम कर लेगा और पूरे प्लांट को दे देगा। यहां से यहां आपने डाल दिया सपोज यूरिया, इसको यहां से ले लेगा प्लांट, रूट हेयर के थ्रू अंदर चली जाएगी और पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो नाइट्रोजन या जो यूरिया चाहिए इसको। या एक सेकंड ऑप्शन भी है इसके पास। सेकंड ऑप्शन कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन स्पेशल टाइप के प्लांट्स के पास होता है, उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उन लेग्यूमिनस प्लांट के पास क्या होता है कि जो रूट हेयर के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, रूट हेयर के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, उन नोड्यूल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक का मीन ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा छोटा जीव जो किसी अदर बॉडी के अंदर रह रहा हो और उसका थोड़ा सा न्यूट्रिशन यूज करके उसको हेल्प पहुंचा रहा हो, क्या होता है सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक का मीन है कि ऐसे छोटे बैक्टीरियाज या ऐसे छोटे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उसके न्यूट्रिशन की थोड़ा सा पार्ट यूज करके उसको हेल्प दे रहे हैं, वो सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक अगर बैक्टीरिया है तो उसको अपने बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। इन नोड्यूल्स के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? जो आपकी नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल साल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, उनको सॉल्युबल साल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इन सॉल्युबल साल्ट को रूट हेयर
इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके आगे प्लांट को दे देता है। ठीक है, तो दो टाइप के आपके पास वे हैं इसको कंज्यूम करवाने के। एक तो प्लांट सॉल्युबल साल्ट के अंदर कन्वर्ट कर ले खुद, ठीक है, या फिर यहाँ से, और या फिर सॉल्युबल साल्ट के थ्रू ले ले इसको। ठीक है, तो दो वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट वे तो ये है कि कोई भी सॉल्युबल साल्ट है उसके थ्रू ले ले नाइट्रोजन को, और या फिर ये जो बैक्टीरिया होता है नोड्यूल्स के अंदर, ये बैक्टीरिया आपके जो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज करके उसको सॉल्युबल साल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और वो सॉल्युबल साल्ट प्लांट्स के अंदर एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक है छोटा सा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद में जो आपका टॉपिक शुरू होगा वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या बातें हैं? इसके अंदर सबसे पहले बेसिक बात बताई हुई है कि अपने क्या करते हैं, प्लांट्स को ये देखते ही हैं कि वो CO2 यूज करता है, H2O यूज करता है और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना लेता है। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड सेल्फली बना रहे हैं। अगर सेल्फली बना रहे हैं तो इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि अपना फूड खुद बना रहे हैं प्लांट्स, सेल्फली मेंटेन, तो इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। इसके अलावा अगर अपने सेकंड बात करें कि कई ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो फूड के लिए इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये डिपेंड कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये खुद सेल्फली फूड नहीं बना सकते। तो इन प्लांट्स को बोलेंगे अपने हेटेरोट्रॉप्स, इनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की तो अपने लास्ट लेक्चर में बात कर ली, तो ये यहाँ क्यों बातें कर रहे हैं इन सब चीजों की? यहाँ ये इन सब चीजों की बातें इसलिए कर रहा है कि इनके बेसिस के ऊपर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, इनके बेसिस के ऊपर आगे और डिवाइड किया हुआ है। कैसे? देखिए, अगर कोई भी ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है, इस ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ये हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इस हेटेरोट्रॉप्स के ऊपर एक और हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकता है, ओमनीट्रॉप्स भी हो सकता है। सपोज ओमनीट्रॉप्स है कोई भी, तो ये ओमनीट्रॉप्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आगे से आगे कंप्लीट चेन बन जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, अगर अपन लोग एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, अगर अपन एनिमल मीट खाते हैं, तो ह्यूमन किसको कंज्यूम कर रहा है? मीट को। ठीक है, और ये मीट सपोज दैट अगर ये किसी एनिमल का है, किसी भी का, तो वो एनिमल कोई ना कोई तो प्लांट खा रहा होगा, कोई ना कोई तो प्लांट खा रहा होगा। तो अगर इस प्लांट को एनिमल ने खाया और इस एनिमल को ह्यूमन ने, तो इनडायरेक्टली जो ह्यूमन है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो अपन सारे इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, डायरेक्टली भी कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्टली बताने का भी है। डायरेक्टली तो आपको पता ही है कि जो घर पे अपने जो गेहूं खा रहे हैं वो सारी की सारी प्लांट से तो मिलती है अपन को। ठीक है, तो ये यहाँ ये बताना चाहता है। इसका एक और एग्जांपल आपकी बुक के अंदर फूड चेन बनी हुई है, उसी को बना के दे देता हूं मैं। तो देखिए,
फूड चेन जो बनी हुई है वो बनी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूसर है कोई भी, ये है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के फॉर्म में यहाँ पे है प्लांट्स, ये है प्लांट्स। इन प्लांट को खाने वाले कौन कौन है? इन प्लांट को खाने वाला है इंसेक्ट, रैट भी खाते हैं और रैबिट, ठीक है, रैबिट। तो प्लांट को इंसेक्ट, रैट ने भी खाया और रैबिट ने भी खाया, ठीक है। और इन इंसेक्ट को कौन खाता है? इन रैट्स को खाने वाला है स्नेक, रैट्स को खाने वाला है स्नेक। वैसे बच्चे देखते होते हैं डिस्कवरी चैनल के ऊपर आता है, तो स्नेक है वो बहुत से बड़े और बहुत से छोटे जीव को निगल जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो रैट या ये जो रैबिट, इसको भी खा जाता है स्नेक आपका, ठीक है। इनको स्नेक डायरेक्टली खा रहा है। अब आप देखिए कि ये प्रोड्यूसर हैं, इनको खाने वाले इंसेक्ट हर्बीवोरस हुए, रैट है ये हर्बीवोरस है, सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्नेक है ये रैबिट, रैट और इंसेक्ट सारों को खाया जा रहा है, ठीक है, ये सबको खाया जा रहा है। तो ये क्या हुआ? हर्बीवोरस की नहीं होकर के कार्निवोरस हुआ, ठीक है। सभी हर्बीवोरस को खा रहा है, तो ये क्या हुआ? कार्निवोरस। इसके बाद में देखिए इसके जैसा ये एक और होता है वोल्फ, ठीक है, जो क्या है वो भी हर्बीवोरस को खा रहा है सभी को, तो वो खुद कार्निवोरस हो गया, ठीक है। तो इन रैबिट्स को खाया जाता है, रैट्स को भी और इंसेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये स्नेक और वोल्फ है, इनको भी खाने के लिए एक बड़ा जानवर है, वो है ईगल। कौन है? ईगल। ईगल वोल्फ फ्लैश भी खा लेता है, स्नेक को भी पकड़ के ले जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो ईगल होता है वो उड़ रहा होता है और उसकी बीक के अंदर एक जानवर लटक रहा होता है, वो स्नेक ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको चेन बताई थी कि प्लांट सेल्फ लीड बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स है। इन प्लांट्स के ऊपर भी कई प्लांट डिपेंड करते हैं, कई एनिमल डिपेंड करते हैं, वो फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए उनको हर्बीवोरस बोला आपने, सॉरी हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफ्स की वो चेन ये है कि प्लांट है वो आपके प्रोड्यूसर है, वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर आपका फूड बना रहे हैं, ठीक है। उन प्लांट्स को इंसेक्ट खा रहे हैं, रैट खा रहा है, रैबिट्स खा रहे हैं, और इनको आगे वोल्फ, स्नेक और ईगल ये सब खाए जा रहे हैं। ये आपकी एक कंप्लीट फूड चेन है, ये आपकी एक कंप्लीट फूड चेन है, ठीक है। और ये फूड चेन अपने आसपास बहुत से टाइप की पाई जाती है, ठीक है, बहुत से टाइप की पाई जाती है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, हम आपका जो समस्या है या जो डाउट है उसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थैंक्स।